नए वर्सेस पुराने जमाने के ससुराल में बेटी की ड्रेस। सुबह हो गई। तभी दीपा की बड़ी बहन संध्या अंदर आती है। देखो ना दीपा, ये तुम्हारी ड्रेस शायद मुझसे खराब हो गई। व्हाट रबिश दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आज मुझे डेट पर यही ड्रेस पहन कर जानी थी, आपने सब बर्बाद कर दिया। दीपा अपनी बहन को बहुत डांटती है। तभी वहाँ गरीब माँ आ जाती है। क्या हुआ दीपा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? इन्होंने मेरी ड्रेस खराब कर दी। ये मुझे सुशांत ने दी थी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ड्रेस कम थोड़ी ही है, कोई और पहन लो और फिर सुशांत तुम्हें और ड्रेस दिला देगा। दीपा एक बहुत अमीर लड़के से प्यार किया करती है और उसी से वो शादी भी करने वाली है। इधर शोभा को अपनी बेटी संध्या की भी चिंता थी। संध्या, तुम्हारे लिए भी लड़का मिल जाए तो मैं तुम दोनों की शादी एक साथ कर दूं। माँ, आप मेरी शादी जहाँ भी करोगी मैं वहीं चुपचाप कर लूंगी। आपकी पसंद मेरी पसंद है। संध्या बहुत सीधी सादी लड़की थी और वो अपनी माँ की पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती थी। इसी बीच शोभा को एक गरीब घराने का लड़का पसंद आ जाता है जो सुशांत के घर के बिल्कुल सामने ही रहता है। लड़का एक फैक्ट्री में काम करता है और इसी के चलते दोनों बहनों की शादी की शुरुआत हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। सुशांत कितना अच्छा है, उसने मुझे कितने सारे कपड़े दिलवाए हैं, मेहंदी, संगीत और हल्दी के लिए अलग अलग ड्रेस, और ये मेरा शानदार महंगा लहंगा। सच कहूँ तो दीपा, तुम्हारी ड्रेस बहुत ही सुंदर है और तुम्हारा लहंगा भी। हाँ वो तो है। वैसे लगता है आप तो सारे फंक्शन पुराने ही कपड़ों में निकालने वाली हो। शादी वाले दिन माँ की पुरानी लाल साड़ी ही पहन लेना। हाँ जरूर, हमारी माँ बहुत गरीब है, कितनी मुश्किलों से तो वो हमारी शादी करवा रही हैं। मेरे पास जो है मैं वही पहन लूंगी, इसी के चलते माँ के कुछ पैसे बच जाएंगे। संध्या को अपनी माँ की बहुत चिंता थी, लेकिन वहीं दीपा को जरा भी किसी बात की चिंता नहीं थी। शादी के सभी फंक्शंस में वो अलग अलग ड्रेस पहनती है और बहुत खुश होती है। अब दोनों बहनों की शादी होकर वो अपने ससुराल आ जाती है। छोटी बहन अमीर और नए जमाने के ससुराल में आती है तो वहीं बड़ी बहन पुराने जमाने के ससुराल में। ओह माय गॉड, अमेजिंग, कितनी सुंदर रसोई है हमारे यहाँ तो। सब कुछ नया नया है। रसोई में ऑटोमेटिक गैस प्यूरिफायर, आरओ जिसमें पानी फिल्टर होकर निकलता है। ओह माय गॉड, यहाँ तो ओवन भी है। अब तो मैं खुद से केक बनाया करूंगी और बहुत मजा आएगा। जहां अमीर बहन नए जमाने के ससुराल में आकर बहुत खुश थी, तो वहीं जब गरीब बहन अपने गरीब ससुराल में पुराने जमाने का ससुराल देखती है तो मन में सोचती है, अरे यहाँ तो सब कुछ मिट्टी का ही है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, और यहाँ पर तो लिपाई भी करनी होगी। संध्या संकोच में होती है। इतने में उसकी सास ललिता उसे देखकर हंसते हुए कहती है, बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। मैं जानती हूँ आजकल की लड़कियों को ऐसे सादा सिंपल रसोई में काम करना नहीं आता। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही देखकर खुश हो रही थी। आप लोगों को चूल्हे का ही खाना अच्छा लगता होगा, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। अच्छा बहू, क्या तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना आता है? हाँ माँ जी, मुझे सब आता है। ऐसा कहने के बाद संध्या चूल्हे पर लिपाई करती है। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों को साफ करती है और अब वो खाना बनाने की तैयारी करती है। आज तो गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत तेज निकल रही है, लेकिन मैं फिर भी अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी अपने ससुराल वालों को। मिट्टी के बर्तन में बड़ी मुश्किल से संध्या चूल्हे पर खाना बनाती है। वो आलू की सब्जी साथ में पानी के हाथ की रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ बहू, तुमने अपनी पहली रसोई की रस्म में बहुत अच्छा खाना बनाया, इसलिए हम सभी की तरफ से तुम्हारे लिए ये नई साड़ी तोहफे में। संध्या को ससुराल वाले एक नई साड़ी देते हैं जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। वो साड़ी उसकी पहली नई ड्रेस होती है। वहीं दीपा जब रसोई में बढ़िया बढ़िया चीज बना रही होती है तो ओह माय गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम गरीबों को कितनी बार समझाना पड़ेगा। ये क्या पहना है? क्या तुम्हारे पास कोई ढंग की ड्रेस नहीं है? मामी जी, ये लहंगा मेरी शादी का है, जो आपने इतना महंगा खरीदा था, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लगता है तुम हमारी नाक कटवा कर ही रहोगी। ये ड्रेस देखो, ये मैंने बहुत बड़े डिजाइनर से खुद डिजाइन करवाई है। इसे जल्दी से पहन कर आओ और कुछ मत बनाओ, मैंने पहले ही बाहर से ऑर्डर कर दिया है। जब मेरी पहली रसोई की रस्म थी तो बाहर से ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? मैं इतना कुछ बना तो रही थी।
दीपा अपने मन में ये सोचती हुई अपने कमरे में आ जाती है और वो फैंसी ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो बहुत सुंदर लगती है। भले ही मेरी पहली रसोई की रस्म खराब गई हो, लेकिन इस ड्रेस ने मेरा मन खुश कर दिया। दीपा जैसे ही बाहर हॉल में आती है तो वहाँ बाहर से बहुत सारी अतरंगी अतरंगी चीज खाने को मंगवाई होती हैं। बड़ा ही शानदार खाना है, खुशबू भी अलग सी आ रही है। फाइनली अब ये हमारे घर की बहू लग रही है इस ड्रेस में। ये टोन सुनने के बाद बेचारी दीपा को बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन वो अपने नए जमाने के ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ शोभा अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हुई अपने आप से कहती है, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। गरीब बेटी के घर पर मैं सावन का सिंदारा अगर हल्का भी लेकर चली जाऊंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरी अमीर बेटी के घर पर तो मैं बहुत अच्छा सिंदारा लेकर जाऊंगी। शोभा के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सबसे पहले उन पैसों से अपनी अमीर बेटी के घर के लिए सामान लाती है और शगुन का सिंदारा तैयार करती है। भले ही थोड़ा पैसा उधार लेकर लगाया है, लेकिन मेरी अमीर बेटी खुश हो जाएगी। शोभा शगुन लेकर अपनी छोटी बेटी के नए जमाने के ससुराल पहुंचती है। महंगी और नई चीज देखकर शोभा खुश होती है। वहीं संगीता अपनी अमीर सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। ओह नो, ये फटीचर नौकर कौन है जो शगुन का सामान लेकर घर के अंदर आ रहे हैं? अरे क्या बात है संगीता, आज कुछ स्पेशल था क्या? तुमने हमें बताया नहीं। अब तुम लोगों को क्या ही बताऊं, जब बेटी अपने लेवल से कम लेवल की लड़कियों से शादी करते हैं तो बहू के मायके वाले नौकर जैसे ही दिखते हैं। शोभा को ये बात सुनते ही बहुत बुरा लगता है। इतने में वहाँ दीपा आ जाती है और अपनी माँ को देखते ही उन्हें साइड में ले जाती है। ये क्या माँ, तुम फटी चिटी साड़ी पहनकर आ गई? मुझसे ही कोई ड्रेस मांग लेती माँ, कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। अब आप यहाँ स्टोर रूम में इंतजार करो जब तक मेरी सास की अमीर सहेलियां नहीं चली जाती। शोभा को अपनी बेटी के बर्ताव से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दीपा अपनी माँ को स्टोर रूम में बिठाकर संगीता की अमीर सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली जाती है। जब पार्टी खत्म होती है तो बचा हुआ खाना दीपा अपनी माँ के लिए लेकर जाती है। माँ को तो यही बचा कुचा खिला दूंगी, इसे खाकर भी मेरी माँ मेरी तारीफ करते करते नहीं थकेगी। ये सब शोभा सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। मेरी बेटी की नजरों में मेरी ये इज्जत है कि वो मुझे उन सभी घमंडी औरतों का झूठा खाना खिलाने के लिए ला रही है। शोभा को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ खाए ही आंखों में आंसू लिए वहां से अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बड़ी बेटी उसकी बहुत सेवा करती है। उसके लिए भरी दोपहरी में मिट्टी के चूल्हे पर बढ़िया पकवान बनाकर लाती है। माँ, आपने मेरे लिए इतना किया, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? आप आराम करो और कल यहाँ से जाना। पुराने जमाने के ससुराल में एक ही पंखा था, वो भी संध्या अपनी माँ शोभा के लिए लगा देती है। गरीब बेटी के ससुराल में इतनी इज्जत देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गरीब बेटी को गले से लगा लेती है। पुराने जमाने के ससुराल में कुछ आधुनिक तो नहीं था, लेकिन खुशियां बहुत थीं। तो वहीं नए जमाने के ससुराल में धीरे धीरे दीपा दुखी होने लगी थी। जब से मैंने इन मशीनों से अच्छा बनाना शुरू किया है, इन्होंने तो बाहर से मंगवाना बंद ही कर दिया। दीपा जिस मशीन में कॉफी बना रही होती है वो अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर लग जाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। ऐसे ही आधुनिक चीज कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाती है। एक बार जब सुशांत लैपटॉप पर बहुत देर तक काम कर रहा होता है, ज्यादा गर्म होने की वजह से लैपटॉप अचानक से सुशांत को बहुत तेज झटका देता है। अरे ये क्या, आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन बहुत तेज करंट लगा। देखो मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो गया है, कैसे धुआं निकल रहा है। तभी कमरे में संगीता आ जाती है। देखो ना बेटा, इलेक्ट्रिकल ड्रायर से मेरे पूरे बाल जल गए हैं। अचानक इसके अंदर से इतनी आग निकली और सारे बाल जल गए। शादी से पहले मैं सोचा करती थी कि जिंदगी में सभी चीज नए जमाने के हिसाब की होनी चाहिए, लेकिन मैं गलत थी। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम भी थोड़ा साधारण तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। इस तरह दीपा की जिंदगी में भी साधारण चीजें शुरू हो जाती हैं और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब माँ की शहरी और गांव की बेटी की हल्दी ड्रेस। ठीक है बेटी, जा शहर, अच्छे से पढ़ाई करना और एक अच्छी जॉब हासिल करना। हाँ बहन, और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं हूं ना यहाँ। ठीक है दीदी, माँ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। संगीता छोटी बेटी शहर आकर, कितना बड़ा शहर है। यहाँ कैसे आसपास गाड़ियाँ, कार, बाइक चल रही हैं। गांव में तो बैलगाड़ी के सिवा कुछ देखा ही नहीं था मैंने। और तो और सड़क पर ये लड़कियाँ कैसे खुलेआम ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही हैं।
तभी सड़क पर से गुजरती शहरी लड़कियां नताशा का आउटफिट देखकर, सो चीप, ये कैसे आउटफिट कैरी कर रखी है इस लड़की ने, दुपट्टा, सूट, सलवार, ऐसा लग रहा है गाँव से उठकर पहली बार शहर आई है। सच कहूँ तो मेरे गांव में इस तरह सूट सलवार पहनकर लड़कियां गाय के गोबर उठाती हैं। हे भगवान, ये लोग तो मेरे कपड़ों का मजाक बना रहे हैं, यहाँ से निकलना होगा। नताशा शहर में नई थी, इसलिए वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर भटकने के बाद नताशा एक रेंट पर रूम लेती है। उसके बाद नताशा वहां पर अपना कॉलेज स्टार्ट करती है और कुछ महीनों बाद उसका कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद नताशा की शहर में एक अच्छी नौकरी लग जाती है। अब नताशा हर महीने अपने गांव अपनी माँ को पैसे भेजती थी। कुछ महीने बाद जब नताशा अपनी माँ को फोन करती है, जहाँ संगीता अपनी बेटी को छोटे कपड़ों में देखकर, ये कैसे कपड़े पहन रखी है नताशा, तो मैंने जो सूट सलवार भिजवाए थे वो कहाँ हैं? उनमें आग लगा दिया क्या, जो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे तूने? तभी वीडियो कॉल के सामने आती आरती। ये सब क्या है नताशा? माँ के हाथों के सिले सूट ना पहनकर तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? दीदी 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 शांत हो जाओ, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पर ऑफिस की ड्रेस अलग होती है, घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं, रात में सोने के कपड़े अलग होते हैं। यहाँ पर गांव की तरह सिर्फ एक ही सूट में सारा दिन नहीं निकाला जाता। आप कहो तो मैं आपके लिए भी शहरी ड्रेस भिजवा दूं? ना बाबा ना, तुझे मुबारक हो तेरी ये ड्रेस। ठीक है बाबा, और बताओ आप लोग ठीक हो ना? हाँ, हम लोग एकदम ठीक है। अच्छा सुनो, मैं और माँ मशीन पर कपड़े सिलने जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। अब आरती अपनी माँ के साथ मिलकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने लगती है। तभी गांव की बबीता वहां आकर, संगीता, तुमने मेरा ब्लाउज बहुत खूबसूरत सिला है, देखो, और मेरी बेटी को भी तुम्हारे हाथ का सिला फ्रॉक सूट बहुत पसंद आया। अमृता, अपना कपड़ा दिखाओ आंटी को। ये देखिए संगीता आंटी, हाँ सच में बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है। शुक्रिया बबीता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन आरती और संगीता खेत में फसल की कटाई कर रहे होते, तभी उसकी छोटी बेटी का वीडियो कॉल आता है। ये क्या दीदी, आपने अब तक सूट सलवार पहन रखा है, मैंने आपको समझाया तो था कि आप ऐसे कपड़े मत पहना करो। आखिर अब आपकी बहन शहर में काम करती है, रुकिए मैं आपके लिए शहरी ड्रेस भिजवाती हूँ। ना बाबा, ये सब तुम ही पहनो, मुझे साधारण बनकर रहना ही पसंद है। ज्यादा शहरी कपड़ों की तारीफ मत कर, भूल मत एक टाइम था जब तू भी मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े ही पहनती थी। हाँ माँ, सब याद है। अच्छा 1 मिनट, सर बुला रहे हैं, शाम को कमरे पर जाकर कॉल करती हूँ। ठीक है। अरे संगीता, ये तो तेरी छोटी बेटी नताशा है ना, जिसे तूने बाहर शहर पढ़ने के लिए भेजा था। अरे ये इसने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, तू इसे कुछ कहती नहीं? नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, मैंने उसे खुलकर जीने का हक दे रखा है। फिर तो अपनी बड़ी बेटी को भी दे देना चाहिए ऐसा हक। ताई जी, मेरी माँ ने हम दोनों बहन को खुलकर जीने का हक दे रखा है और गांव में भी खुलकर ही रहती हैं। अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हूँ, अपनी मर्जी से सब कुछ करती हूँ और मेरी खुशी इन्हीं सूट सलवार को पहनकर है। अब फसल की कटाई करके संगीता अपनी माँ के साथ घर आती है, चूल्हे पर गर्मा गर्म फुल्की और सब्जी बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। पूरे दिन की भाग दौड़ की जिंदगी में मैं तुझे बताना ही भूल गई कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या लड़के वाले? हाँ बेटी, यहीं पास के गांव के हैं, अच्छे लोग हैं, खुश रहेगी तू वहाँ। ठीक है माँ। तभी उस रात संगीता सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। माँ क्या कर रही हो, आराम कर लो। हाँ बस हो गया, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, तो उसी के लिए साड़ी तैयार कर रही हूँ। अगले दिन सुबह आरती को लड़के वाले देखने आते हैं। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आ गई संगीता जी। शुक्रिया जी। माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चलिए जी, बेटे ने बोल दिया, फिर तो रिश्ता पक्का ही करते हैं। वैसे मेरा एक छोटा लड़का भी है, अगर कोई लड़की हो नजर में तो कहना। सुमित्रा के वहाँ से जाने के बाद संगीता अपनी बेटी को फोन करती है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, दीदी की शादी फिक्स हो गई। मैं अब उनके लिए शहरी डिजाइनर ड्रेस लेकर आऊंगी। अच्छा ले आना, पर पहले मेरी बात तो सुन। हाँ माँ कहिए। मैं ये कह रही थी बेटी कि जिस घर में तेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है उसका एक छोटा भाई भी है। मैं तो सोच रही थी कि तेरी भी शादी उसी घर में करवा दूं। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सब क्या कह रही है बेटी? माँ प्लीज समझिए, मैं गलत नहीं हूँ, बस मैं किसी और को प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ तेरी शादी उससे करवाने को, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी यहाँ इस गांव में हो, पूरे रीति रिवाज के साथ। ठीक है माँ, मैं उसे कन्विंस करूंगी और हम शादी गांव में ही करेंगे। अब नताशा का बॉयफ्रेंड गांव में शादी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नताशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बड़े से मॉल में अपनी हल्दी की ड्रेस लेने पहुंचती है। अभिषेक, मेरा ये डिजाइनर ड्रेस हल्दी वाला कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो नताशा तुम।
सच में? रुको मैं अपनी बहन को वीडियो कॉल करती हूँ। तेरी बहन का वीडियो कॉल है। हेलो, हाँ नताशा, माँ ये देखिए मेरी हल्दी की ड्रेस कैसी लग रही है। ये तुमने हल्दी की ड्रेस ले ली है? ये भगवान, इस ड्रेस में तुझे गांव के 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे 4 लोग? आप उन 4 लोगों की चिंता करना छोड़ दो। वैसे दीदी आप बताओ, मैं आपके लिए भी ऐसी हल्दी की ड्रेस ले लूं? नहीं, तुम पहनो शहर के डिजाइनर कपड़े, मैं अपनी हल्दी की ड्रेस माँ से ही सिलवाऊंगी। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। फोन कटने के बाद, आरती मुझे तो डर लग रहा है तेरी छोटी बहन का डिजाइनर हल्दी का ड्रेस देखकर कहीं गांव के लोग 36 तरह की बातें ना बनाने लगे। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना उसके साथ। अब अगले दिन संगीता मार्केट आकर जड़ी, गोटा, लेस, मोती खरीद कर घर ले आती है। ये देख बेटी, मैंने तेरी हल्दी की ड्रेस बनाने के लिए बाजार से ये जड़ी, कोटा, लेस, मोती खरीद लिया है। अब बस अपनी पीली साड़ी की कटिंग करके उसका सुंदर सा लहंगा तैयार करना है। लाइए माँ, मैं भी मदद कर देती हूँ। अब गांव की आरती अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी हल्दी की ड्रेस सिलती है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन नताशा शहर से गांव आती है, जहां गांव की 4 औरतें नताशा को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर, हाय संगीता की बेटी आ गई शहर से, देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई है। अरे बिंदु, अगर हमारी बेटियों ने इस नताशा को ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में देख लिया तो उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। नताशा चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाती है और सबकी बातें सुनकर इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद संगीता अपनी दोनों बेटी की हल्दी की रस्म करती है। पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है और दोनों ही बेटी अपनी अपनी पसंद का हल्दी का ड्रेस पहनकर हल्दी की रस्म करवा रही होती हैं। हल्दी लगाओ रे, चंदन चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन दमकाओ रे। दूर खड़ी बिमला और ललिता, राम राम राम, इस संगीता की बेटी ने हल्दी की ड्रेस कैसे पहनी हुई है? झुकती है तो सारा तन नजर आता है, पूरा पेट, हाथ, पैर सब नजर आ रहा है। ये शहर जाके कैसे कपड़े पहनने लगी है? सच कहूँ बिमला, तो मुझे संगीता की बेटी को इन कपड़ों में देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो ये शहर में कुछ गलत काम करती है। मुझे इसका चरित्र ठीक नहीं लग रहा। इससे सुंदर तो आरती लग रही है। अब 4 औरतें संगीता की बेटी को नाप शनाप बकी रही होती हैं कि तभी संगीता चिल्लाती हुई अपनी बेटी के पक्ष में कहती है, चुप हो जाइए आप लोग, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चरित्रहीन कहने की? आप सब होती कौन है मेरी बेटी का पहनावा देखकर उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? सही कहा संगीता जी आपने, ये लोग ऐसे कैसे किसी के कपड़ों को देखकर उसके चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं? अरे कपड़ा किसी का चरित्र थोड़ी ना विस्तार करता है। हमारे लिए तो दोनों ही बेटी एक समान है और सबको अपने मनपसंद कपड़े को पहनने का अधिकार है। इसमें किसी के चरित्र को लेकर बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और जब हमें हमारी बहन को ऐसे कपड़ों में देखकर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है? बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी माँ और बहन को मेरा सपोर्ट करते देखकर। इसी तरह सोसाइटी के हर सदस्य को समझना चाहिए कि कपड़ा किसी के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता। अब आस पास के लोग नताशा से माफी मांगते हैं। इसके बाद हल्दी मेहंदी की रस्म के साथ साथ दोनों ही बहन की पूरी विधि विधान के साथ शादी हो जाती है।